जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव PWIAS एक्सटेंडेड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रिजर्वेशन अपने आप में हमेशा से एक ऐसा मुद्दा रहा है, ऐसा सेंसिटिव इशू रहा है जिसपे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती। आज के समय में रिजर्वेशन हम अगर समझे तो कॉन्स्टिट्यूशन का वो पिलर बन चुका है कि अगर इसकी फाउंडेशन के साथ खिलवाड़ किया गया तो हो सकता है कि हमारा पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए। इसलिए अक्सर हमें कई बार ऐसे न्यूज भी देखने को मिल जाती है कि अगर इस पर किसी ने कोई टिप्पणी करी है या किसी एक वर्ग को अपनी डिमांड रखनी हो रिजर्वेशन के लिए या फिर रिजर्वेशन का मुद्दा हटाना ही हो, तो ऐसी स्थिति में पूरे देश में पब्लिक प्रॉपर्टीज को ऐसा नुकसान पहुंचाया जाता है जिसमें एक खौफ पैदा हो जाता है कि यह अब एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन चुका है कि हो सकता है कि उसके ऊपर कोई चर्चा ना ही करे तो देश के लिए ही अच्छा है। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों में हमें यह समझना होगा कि आखिरकार रिजर्वेशन जैसी परंपरा की शुरुआत क्यों की गई थी, कब की गई थी, और क्या इस रिजर्वेशन जैसी परंपरा में जनरल कैटेगरी सिर्फ एक झूठ बन चुका है या फिर इनके साथ भी इंसाफ हो रहा है या फिर इनके साथ अब ना इंसाफी जैसी चीजें होने लगी है। क्योंकि रिजर्वेशन की शुरुआत सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्डनेस से दूर करने के लिए जो की गई थी, आज वो मुद्दा ऐसा बन चुका है कि उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा है। जबकि सब जानते हैं कि आज का समाज सोशल बैकवर्डनेस की तरफ तो कम, हम जिसकी बात कर रहे हैं तो समाज इतना बढ़ चुका है आगे कि वो अगर चर्चा करना भी चाहता है तो इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस की तरफ चर्चा करना चाह रहा है। लेकिन फिर भी इतनी बातें बोलने के बाद मैं एक चीज तो जरूर बोलूंगा, अभी भी देश में कई सारे ऐसे मसले होते हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, कई सारी ऐसी जगहों पर हमें ऐसा सुनने में आता है, ऐसी न्यूज हमें मिलती है कि किसी फलाना व्यक्ति के साथ कुछ ज्यादतियां की गई है और वो जो फलाना व्यक्ति है या फिर वो जो एक परेशान वर्ग है, वो पर्टिकुलर एक अपन बोल सकते हैं कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और उनको हरास करने वाले उनसे ऊपर की कैटेगरी को रहते हैं। तो जब ऐसी न्यूज सुनने में आती है तब हमें यह भी समझ में आता है कि नहीं, रिजर्वेशन अभी भी होना आवश्यक है, लेकिन कितने स्तर पर आवश्यक है, इसकी क्या लिमिटेशन होनी चाहिए। क्योंकि आज के सिनेरियो के हिसाब से अगर समझा जाए तो भारत भी ऐसे युवाओं को बनाना चाह रहा है ताकि उन युवाओं का ब्रेन ड्रेन होकर विदेश ना जाए, बल्कि एक मेरिटोरियस संस्था में जब उन्हें भेजा जाए तो खुद वो एक ऐसा खुद का ब्रेन डेवलपमेंट कर सके जिसमें भारत उन्नत बने, ना कि रिजर्वेशन बेस्ड सिस्टम के आधार पर भारत का जो पूरा सिस्टम है वो खोखला होता जाए। और पॉलिटिकल पार्टीज, मैं यहां पर साफ बोलूंगा, पॉलिटिकल पार्टीज इसको एक ऐसा ज्वलनशील मुद्दा बनाकर अपने वोट बैंक पर हमेशा हमें परेशान करते रहे जिसमें हमारी एकता को भी नुकसान हो। तो आइए पूरा सिनेरियो समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट से सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे कि इज जनरल कैटेगरी अलाई, क्योंकि इस पूरी व्यवस्था में मैं आपको कुछ मुद्दे बताऊंगा, हो सकता है आप इस पे सहमत भी हो सकता है आप इससे सहमत ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी का क्वेश्चन बनता है जिस पर यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछते आ रहा है और आएगा भी, क्योंकि ये हमेशा से बहुत ज्यादा सेंसिटिव मसला है। लेकिन फिर भी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ यहां पर फिगर्स बताना चाहूंगा। ये एक एकेडमिक फिगर है, अगर आप इससे समझते हैं तो मैं थोड़ा प्रयास करूंगा कि आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूं। 1967 में जब अपन फिलहाल बात कर रहे हैं देश की सर्वोच्च संस्थाओं की, जब अपन बात करते हैं सर्वोच्च संस्थाओं की तो आईआईटी और एम्स मेडिकल कॉलेजेस, यहां पर वही बच्चा पहुंचता था शुरुआत में जो अपने आप में एक्सेलेंसी का एक नमूना होता था, या फिर बोल सकते हैं एक्सेलेंसी उसमें बहुत ज्यादा होती थी, इंटेलिजेंट वो बहुत ज्यादा होते थे। अपन बात करें मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स होते थे उनके बैकग्राउंड की, मतलब मेरिटोरियस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स की, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आईआईटी और नीट, या जिस वर्तमान समय में जो नीट है, पहले वहां पर मेडिकल एग्जाम्स के रूप में जाना जाता था, जब इनके ऊपर एग्जाम होती थी तो 1960s से 70s से लेकर 80s 90s की अगर बात की जाए तो इतना खासा रेशियो नहीं था बच्चों का। आप इसी से समझ सकते हैं कि जब पहली बार आईआईटी जेईई हुआ था 1967 में तो ओनली 10,000 से 12,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो इस 10 से 20,000 भी अगर बच्चे बोल दिया जाए तो प्रेजेंट सिनेरियो में ऑन एन एवरेज अगर आईआईटी और नीट दोनों को अगर ले लिया जाए तो यहां पर अप्रोक्सीमेट 20 लाख रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो अगर आप यहां पर स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया देखेंगे तो जब ये एग्जाम की शुरुआत हुई थी तो इसका मोटिव था कि सिर्फ और सिर्फ मेरिटोरियस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को ही एडमिशन दिया जाए। अब मेरिटोरियस बैकग्राउंड मतलब अपन बात कर रहे हैं दो सबसे अहम चीज की, एक्सीलेंसी की, और दूसरी चीज है यहां पर इंटेलिजेंस।
और यहां पर उन्हीं बच्चों का होता था जिनके ये दोनों सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर होते थे। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि इन बड़ी संस्थाओं में भी सोशल बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए रिजर्वेशन की परंपरा को अडॉप्ट किया गया, जो कि जरूरी था, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो समाज पिछड़ा हुआ है, जो समाज शिक्षित रूप से पिछड़ा है, या फिर बोल सकते हैं एजुकेशनली बैकवर्ड है, साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी बहुत ज्यादा पिछड़ा है, उनको भी बराबर हक मिलना चाहिए। क्योंकि उस वक्त के सिनेरियो के हिसाब से भी देखा जाए तो रिसोर्सेस की काफी कमी थी, बहुत ज्यादा उनके साथ ज्यादतियां होती थी। लेकिन अभी के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो समझिएगा बात को, अगर आज 20 से 25 लाख बच्चे भी बैठ रहे हैं आईआईटी, जेईई या फिर नीट के लिए, तो आप समझिएगा एट प्रेजेंट अगर जनरल कैटेगरी की सीट्स की बात की जाए एज ऑफ 2025 तो अप्रोक्सीमेट 6826 सीट्स है, और ये वेरी होती रहती है। समझिएगा, जिस हिसाब से कॉलेजेस अपनी डिमांड को आगे रखते हैं उस हिसाब से सीट्स वेरी होती रहती है। मान लीजिए कोई नई ब्रांच एडिशन ही हो जाती है तो फिर सीट्स भी बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर अगर 25 लाख में से जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अभी अपन ओवरऑल फिगर की बात करते हैं, 25 लाख में से अगर आप इमेजिन करेंगे तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है वो अप्रोक्सीमेट 6826 है। और ये जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की जो सीट्स होती ना, ये भरी ही प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी, मतलब बात हो रही है यहां पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, अभी आप इसमें जनरल में अगर आप, निवेदन है अभी स्टार्टिंग में, आप अगर इसमें किसी एक समाज को ना ढूंढे तो ज्यादा अच्छी बात है। यहां पर अपन बात कर रहे हैं एक्सीलेंसी, मेरिट और सब चीजों की, लेकिन इसमें दूसरा आपको भी पक्ष और इसका एक मतलब बोलना चाहिए, इस आर्ग्यूमेंट को भी जो मैं आपके सामने आज रखूंगा, जो मैं आपके स्टेटमेंट्स बोलूंगा, इसका अगर आप दूसरा गलत मतलब भी ना निकाले तो ये मेरा खास निवेदन है। फिलहाल आपके सामने मैं सिर्फ फैक्ट्स रखूंगा और उसको आपको समझने का प्रयास करना है सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां समझिएगा, जनरल कैटेगरी या फिर यूआर की जो सीट्स होती है, अनरिजर्व्ड की जो सीट होती है, डेट आर फिल्ड प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट। लेकिन इस सीट में भी याद रखिएगा, इस सीट में भी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स भी फाइट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उनका भी परसेंटेज, उनकी भी रैंकिंग या फिर बोल सकते हैं उनका भी परफॉर्मेंस ठीक वैसे ही रहा है जैसे कि एक अनरिजर्व्ड स्टूडेंट का रहता है। मतलब यहां पर अनरिजर्व्ड स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि उनकी जो सीट्स है वो सिर्फ उनकी नहीं है। यहां पर अगर दूसरे रिजर्व्ड कैटेगरीज के बच्चे चाहे तो वो भी फाइट कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। ठीक है, वैसे तो ये जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, यही सबसे छोटा क्राइटेरिया है कि वो भी फाइट कर सकते हैं अगर वो मेरिट में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर रिजर्व्ड कैटेगरी के सीट्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी की सीट में भी फाइट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए ये जो सीट है ना, ये तो लिमिटेड है, जो अप्रोक्सीमेट 6826 है एज ऑफ 2025। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो 20 से 25 लाख बच्चों को जो रिजर्व्ड कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं, उनके लिए जो सीट्स होती है वो अप्रोक्सीमेट जाती है 12,000 के अप्रोक्स। मान लीजिए 12,000 जा रही है, और इस 12,000 सीट में कुछ सीट होती है ओबीसी की जो एट प्रेजेंट 27% पर है, शेड्यूल कास्ट की 15% पर है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 7.5% पर है, और अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में 10% और रिजर्वेशन मिल चुका है। अपने आप में ये पहली ऐसी चीज थी जिसने भारत में जो पहले सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड व्यवस्था चलती थी उसको किनारे करते हुए पहली बार इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करी। तो अपने आप में जो होना चाहिए सिनेरियो इकोनॉमिक जस्टिस का, ये उसका पहला एग्जांपल है। तो यहां पर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 10% सीट का रिजर्वेशन है। और फिर यहां पर आते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इस शब्द को मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन यहां पर फिर भी अपन जो यूज कर सकते हैं स्पेशली एबल्ड पर्सनैलिटीज के लिए, है ना, जिन्हें अपन बोलते हैं दिव्यांगजन छात्रों के लिए 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है हर एक कैटेगरी में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पर जिस कैटेगरी को जो बिलोंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल जो रिजर्व्ड सीट्स है वो 11,334 सीट्स पे फाइट तो करते ही करते हैं, साथ में अगर उनका मेरिटोरियस बैकग्राउंड रहता है या फिर उनकी मेरिट आती है ठीक वैसे ही जैसे कि एक जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए उनकी जो रैंकिंग है, अगर मान लीजिए वैसे ही आती है, सेम आती है या उनसे अच्छी आती है, तो दे कैन ऑल्सो फाइट इन द यूआर कैटेगरी ऑल्सो। तो यहां पर एक छोटा सा प्रश्न अब आता है कि क्या जनरल कैटेगरी सिर्फ एक झूठ है? क्योंकि जो व्यवस्था समाज के उत्थान के लिए थी, आज वो व्यवस्था हमारे फाउंडेशन में ऐसी घुस चुकी है कि अगर उसके साथ छेड़छाड़ हुए तो हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया ही खत्म हो जाए, देश का आइडिया ही खत्म हो जाए। क्योंकि कुछ भी होता है भारत में तो एक ट्रेंड चला है,
लोग सड़कों पे उतर आते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान कराते हैं, बल्कि उन्हें बहुत अच्छे से पता रहता है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी जो बनाई गई है वो आप ही के पैसों से बनाई गई है। मतलब इसमें आप इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान आप अपना ही करते हैं, फिर आप किसी भी व्यवस्था की बात करें। लेकिन फिर भी इसे मुद्दा बनाया जाता है ना। इसे पॉलिटिकल पार्टीज अपना ऐसा मुद्दा बना लेती है कि फिर वो हथियार के रूप में आप ही की इनोसेंसी को यूज करते हैं। तो बस प्रश्न यहीं पर है। लेकिन फिर भी समझिएगा कि जिस चीज की अपन बात करना चाह रहे हैं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्या इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स है, सोचिएगा जरा। तो यहां पर सबसे पहले आपको केस मिलेगा स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन 1951। ये अपने आप में सबसे हिस्टोरिक था। क्यों हिस्टोरिक था? क्योंकि इस केस के माध्यम से ही सबसे पहली बार स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब बात हो रही है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 की, को इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि अगर कोई राज्य चाहे, ताकि कोई स्टेट चाहे, तो फिर कुछ प्रोविजंस को बना सकती है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और यह मुद्दा उस वक्त उठता है, सुनिएगा ध्यान से, यह मुद्दा उस वक्त उठता है जब मद्रास गवर्नमेंट, यहां पर स्टेट्स, जो मद्रास गवर्नमेंट है एट प्रेजेंट अगर बात की जाए तमिलनाडु की, वो एक छोटा सा प्रोविजन बनाती है ताकि जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस है उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दिया जा सके। तो पहली बार रिजर्वेशन की बात की अगर बात की जाए तो यह मुद्दा उठता ही मद्रास प्रेसिडेंसी से है या फिर मद्रास गवर्नमेंट से है। एट प्रेजेंट अपने तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जब यह मुद्दा पहली बार उठा था, और 1951 जो आपका ईयर है, हिस्टोरिक ईयर था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट आपका एडॉप्ट किया गया था। और हमारे हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा उस वक्त रिजिड स्ट्रक्चर मानते थे। लेकिन रिजिड स्ट्रक्चर उस वक्त रिजिड रहता है जब उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी हो जाता है, कठोर होने के साथ साथ लचीला भी हो जाता है। और ये उसका प्राइम एग्जाम्पल है। यहां पर जो सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अगर चाहते तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी वक्त रिजर्वेशन की व्यवस्था कर देते। लेकिन रिजर्वेशन की व्यवस्था इसलिए नहीं की गई थी क्योंकि उनको पता था कि रिजर्वेशन कुछ समय के लिए ही रखना आवश्यक है। इसीलिए रिजर्वेशन बी.आर. अंबेडकर जी के हिसाब से भी स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ कुछ दशकों के लिए ही था, ताकि समाज में जो एक सामाजिक पिछड़ता या पिछड़ापन है उसे दूर किया जा सके। क्योंकि जब तक जो पिछड़ा वर्ग है वो उसे हम सशक्त नहीं करेंगे, एम्पावर्ड नहीं करेंगे, तब तक देश की तरक्की नहीं होगी। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था। कारण यही था कि स्टार्टिंग से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब स्टेट्स ने मुद्दे उछालना चालू किए, और एक प्रकार से देखा जाए तो स्टेट को ही उसकी रीजनल पॉलिटिक्स का पता होता है, तो उसको पता होता है कि कौन सी कास्ट कितनी ज्यादा बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो जाकर या तब जाकर स्टेट्स ने, और वो भी कौन सा स्टेट, मद्रास ने पहली बार ये पहल करी कि हम हमारे जो सोशली बैकवर्ड क्लास है उसके लिए एक रिजर्वेशन की व्यवस्था करना चाहते हैं। तब जाकर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। वैसे तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कई सारे और प्रोविजन थे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आर्टिकल 15(4) का इंपोज होना, आना, जो बोलता है इनेबल और इट इनेबल स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और यहीं से फिर रिजर्वेशन की नींव रख जाती है। और फिर क्योंकि एक स्टेट ने रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी, तो इस हर एक स्टेट को पता रहता है कि हमारे पास ऐसा कौन सा वर्ग है जैसे हमें उसके उत्थान की आवश्यकता है, उसको सशक्त करने की आवश्यकता है, एम्पावर करने की आवश्यकता है। और धीरे धीरे करके सारे स्टेट्स रिजर्वेशन को अपना एक वोट बैंक बनाते हैं, जो जरूरी था सोशल बैकवर्डनेस को पीछा करने के लिए। और फिर चालू होती है नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स के वर्डिक्ट्स दूसरे केसेस के साथ मिलकर, जो वर्डिक्ट्स होते थे वो। तो यहां पर फर्स्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन 1951। और इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए 15 सब क्लॉज 4 आर्टिकल अब इंट्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आपके लिए जो केस है, जो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां पर ही हमें सबसे पहली बार यह पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 50% रिजर्वेशन की कैप रखी गई। क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे स्टेट्स है जहां पर रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो मोर देन 50% जा चुका है, क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक मजबूत करना है। और हमारे लोगों को भी रिजर्वेशन की आवश्यकता है, बल्कि वो जानते हैं कि जिस वक्त हमें देश में देश सेवा करनी चाहिए, देश को सर्वोपरि रखना चाहिए और मौका देना चाहिए ताकि दूसरे वर्ग ऊपर उठ सके, उसी समय पर काफी सारे ऐसे वर्ग भी है जो आज भी रिजर्वेशन की डिमांड मांग रहे हैं, बल्कि वो भी जानते हैं कि वो कितने ज्यादा सशक्त है, एम्पावर्ड है। चाहे आप इकोनॉमिकली बात करें या फिर जो इकोनॉमिकली आज एम्पावर बनता है उसकी सोशलनेस या फिर बोल सकते हैं सोशल स्ट्रक्चर में
हमारे समाज में उसका भी व्यक्तित्व बढ़ ही जाता है। ये अभी का सिनेरियो है, 21st सेंचुरी का सिनेरियो है। तो यहां पर 50% की पहली बार कैप डिक्लेयर की जाती है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहां पर मैसूर गवर्नमेंट ने 68% ऑफ रिजर्वेशन कर दिया था अपने अपने स्टेट में, और मैसूर गवर्नमेंट मतलब एट प्रेजेंट हम बात कर रहे हैं कर्नाटका की। तो यहां पर देखिए मद्रास से निकल के आया रिजर्वेशन और कैप निकल के आ रही है 50% की, मैसूर मतलब कर्नाटका से। ये बात हो रही है 1963 की, और फिर ये 1963 में जो सुप्रीम कोर्ट कैप डिक्लेयर करता है 50% रिजर्वेशन का, ये अभी तक चला आ रहा है। बस ये है कि यहां पर थोड़ा बहुत अपन को और समझने की आवश्यकता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, जिसे मंडल कमीशन केस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमने एससीज को कैटेगरी में एससीज को हमने यहां पर रिजर्वेशन दे दिया, शेड्यूल्ड ट्राइब को भी रिजर्वेशन दे दिया, ताकि सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशन बैकवर्डनेस दूर हो सके। लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा एक वर्ग है ओबीसी, उसके पास रिजर्वेशन नहीं था, और यहीं पर गरमाया हुआ मुद्दा है ओबीसी का। और पहली बार ओबीसी को 27% रिजर्वेशन डिक्लेयर किया जाता है अंडर द इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, जिसे मंडल कमीशन केस के नाम से जाना जाता है। और फिर यहां पर एक और शब्द निकल के आता है जिसका नाम है क्रीमी लेयर, मतलब रिजर्वेशन में उन लोगों को दूर रखा जाएगा, ओबीसी के उस वर्ग को दूर रखा जाएगा जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, और उनको कहा जाएगा क्रीमी लेयर। अब यहां पर समझिएगा जो स्टेटमेंट है, 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन, बट इंट्रोड्यूस्ड द concept of creamy layer to exclude economically advanced individuals from OBC। मतलब ये जो इकोनॉमिकली एडवांस इंडिविजुअल्स फ्रॉम ओबीसी है, अल्टीमेटली क्रीमी लेयर वाले हैं, ये भी यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी। मतलब ये भी फाइट जनरल कैटेगरी की सीट में ही करते हैं। तो वही प्रश्न है, इज जनरल कैटेगरी इज अ लाई। तो यहां से आप समझ सकते हैं अपने आप में हिस्टोरिक जजमेंट है। अगला आपके सोचने के लिए था ये, अगला देखिए केस, अगला केस है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 है। इसने अलाउइंग रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर एससी एसटी है, लेकिन एक चीज को डिनाई किया कि यहां पर जो शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब है, इनकी बैकवर्डनेस को प्रूफ करने के लिए क्वांटिटेटिव डेटा की आवश्यकता नहीं है। और यहां पर इसका फॉलोअप होता है जरनाल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 के वर्डिक्ट में। तो सोचिए मसला अभी भी चला आ रहा है, 2018 तक अभी भी सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी रिजर्वेशन किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई वर्डिक्ट सुना ही रहा है। और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी भी रिजर्वेशन एक ज्वलंतशील मुद्दा बना हुआ है। लेकिन अब जो डिस्कशन होते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अब जो डिस्कशन होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि हम इसमें नया रिफॉर्म कर सके, क्योंकि जो हमारा इनिशियल ऑब्जेक्टिव था कि हम ऐसे वर्गों को सशक्त करना चाह रहे हैं जो सोशली बैकवर्ड है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, लेकिन अब जब वो वर्ग सोशली और एजुकेशनली स्ट्रांग हो चुका है, तो क्या रिजर्वेशन की अभी भी आवश्यकता है, या फिर ऐसे वर्गों को यह एहसास होना चाहिए कि क्या उन्हें रिजर्वेशन की अभी भी आवश्यकता है, ताकि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, यहां जनरल कैटेगरी को मत समझिएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में हर वो वर्ग आ जाएगा अब जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है, जो इकोनॉमिकली इतना ज्यादा पिछड़ चुका है कि उसके साथ अब एक्सप्लॉयटेशन चालू हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी मैं इसलिए आपके सामने बोल रहा हूं क्योंकि जस्टिस बीआर गवई ने अभी रिसेंट में स्टेटमेंट दिया है, और इसी कारण ये आज का ये वीडियो आपके लिए बना है। जस्टिस बीआर गवई का स्टेटमेंट सबसे पहले तो सुनिएगा, उन्होंने क्या बोला है तो आपको एहसास हो जाएगा। जस्टिस बीआर गवई डिक्लेयर्स दैट रिजर्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, रीइग्नाइटिंग द मेरिट वर्सेस रिप्रेजेंटेशन डिबेट। तो जस्टिस बीआर गवई की अगर बात की जाए तो जस्टिस बीआर गवई इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश है जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और वो इस पद पर रिजर्वेशन के नाम पे नहीं पहुंचे हैं, वो इस पद पर अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस के नाम से पहुंचे हैं। और अगर जस्टिस जीआर गवई की बात की जाए तो देश के वो 52nd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो जब एक ऐसे व्यक्ति का बैकग्राउंड, मतलब जब एक ऐसे बैकग्राउंड का व्यक्ति देश की सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट, तो फिर क्या दूसरे पदों को आवश्यकता भी है? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर जस्टिस बीआई गवई ने यह स्टेटमेंट दिया है, हिज बोल्ड स्टांस कॉल्स फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस। अब इसका क्या मतलब होता है? अगर देखा जाए
तो अभी देश की सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भी जो पद पर आसीन है वो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। अब महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की बात की जाए तो वो बिलोंग करती है संथाल ट्राइब से। संथाल ट्राइब या संथाल जनजाति देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, गोंड और भील के बाद। या फिर अभी सिनेरियो में देखा जाए तो भील पहले स्थान पे चली गई है, गोंड दूसरे स्थान पे चली गई है और तीसरे स्थान पे चली गई है संथाल। तो जब हम अपने ही देश की सर्वोच्च संस्था पर, देश के सबसे गरिमामय पद पर, राष्ट्रपति जो पद है वहां पर संथाल या फिर एक जनजाति के व्यक्ति को हमारे रिप्रेजेंटेटिव या फिर हमारे द्वारा ही चुने गए लोग उस सर्वोच्च पद पर उनको बिठा सकते हैं, तो फिर क्या यह जरूरत है आज के समय में कि रिजर्वेशन के नाम पर पॉलिटिकल पार्टीज जो करते आ रही है, हमें तोड़ने की साजिश करते आ रही है, तो यह मुद्दा अभी भी क्या व्यवस्थित रूप से देखा जाए तो अभी भी क्या यह डिबेट होनी चाहिए? क्योंकि अब जो व्यवस्था बनते जा रही है उसमें खुद जस्टिस BR गवई एक प्राइम एग्जाम्पल है जो ये बताते हैं कि अगर हमें सर्वोच्च पद पर पहुंचना है तो हमारा बैकग्राउंड होना चाहिए मेरिटोरियस, एक्सीलेंसी, इंटेलिजेंस। और वहीं अगर द्रौपदी मुर्मू जी की बात की जाए तो समझिएगा यहां पर देश के सबसे गरिमामय पद पर बैठाने के बाद हम जात पात, छुआछूत सारी चीजों को एक बार में खत्म कर चुके हैं। क्योंकि जब आप देश की सर्वोच्च संस्था पर एक जनजातीय वर्ग को बिठा देते हैं तो एक बार में आप ये मैसेज पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि हमारे यहां पर अब ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे इंसिडेंट्स इसका प्राइम एग्जांपल सेट करते हैं। क्योंकि उनके सामने तो सब नतमस्तक है, खुद प्रधानमंत्री भी चरण स्पर्श करते हैं, नतमस्तक रहते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा गरिमामय पद हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नर्स भी बहुत सारे ऐसे बने हैं किसी भी राज्य के जो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो जब इतनी बड़ी संस्थाओं पे, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है तो फिर बाकी संस्थाओं में क्यों जरूरी है? आप इस पर सोचिएगा। और यहां पर ये सारी चीजें जस्टिस BR गवई बोले। आप बेंच लेड बाय जस्टिस BR गवई सेट क्लियरली दैट रिजर्वेशन पॉलिसीज कैन नॉट बी अप्लाइड टू कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट like president, vice president, governor, chief justice of India require appointments based strictly on merit and capability। and इसके अलावा उनको पता था ये स्टेटमेंट देने के बाद मुद्दा गरमाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए ये बोला कि दिस शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड। और ये उनने इसलिए कहा क्योंकि तोड़ने मरोड़ने की हमारे भारत में खुद मीडिया की बहुत बड़ी साजिश रहती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चुनाव का टाइम आता है तो मीडिया जानबूझकर हर एक स्टेट में कैटेगरी वाइज वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें फंड कर रही है उनका पॉलिटिकल एजेंडा यहां पर तय किया जा सके। और यहीं पर उनका ये स्टेटमेंट था, क्योंकि उनको पता था वो जिसको स्टेटमेंट दे रहे हैं वो तो ठीक है, समझ जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि दूसरे लोग अपने लाभ के लिए इस स्टेटमेंट का गलत मतलब निकाले। और यहां पर देखिएगा उन्होंने एक और चीज बोली, जस्टिस गवई ऑल्सो रिफर्ड to the Justice Verma Committee recommendations which were made after the 2012 Delhi gang rape case. Following the Justice Verma Committee report, appointments to important posts must be based on merit and transparency। और ये कौन बोल रहा है? 52nd Chief Justice of India, 52nd Chief Justice of India की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। He emphasized that such post must not become a way to reward people after their रिटायरमेंट। तो देखिए बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिसमें रिटायरमेंट के बाद कुछ बहुत बड़ी पोस्टों पर बिठा दिया जाता है, तो यहां पर उनका ये एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, उनका एक रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि ये पोस्ट को भी उस तरीके से फिल किया जाना चाहिए जैसे कि मेरिट बेस पर होता है। तो बस यही आपके लिए मुद्दे है, यही आपके लिए मसला है, आपके लिए केस स्टडी है कि जब देश की सर्वोच्च संस्थाओं पर जो लोग बैठ रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर बैठ रहे हैं, अपनी एक्सीलेंसी के आधार पर बैठ रहे हैं, अपने इंटेलिजेंसी के आधार पर बैठ रहे हैं, तो फिर क्या आज के समय में यह डिबेट करना कि रिजर्वेशन जो एक सोशल बैकवर्डनेस के लिए लाई गई थी वो व्यवस्था अभी भी चालू रहनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर नुकसान उनका भी हो रहा है जो वाकई में मेरिटोरियस बैकग्राउंड के होते हैं और उनका हक होता है पर्टिकुलर किसी पोस्ट पर। तो आप खुद सोचिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके इसमें क्या विचार है। और बाकी सारी एग्जाम्स की अपडेट्स के लिए यहां पर टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो, करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो सारे आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। ये मेरा खुद का चैनल है दिव्यांश नामदेव, यहां पर आपका QR कोड दिया है। तो इसी के साथ आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्या विचार है दोस्तों, क्योंकि आपके विचार ही देश को बदल सकते हैं। जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों।